हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेपी स्टडी पॉइंट के एक नए वीडियो पर। तो पिछले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट किए थे अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का पार्ट फर्स्ट, जिसमें 2021-20 का यही सॉल्व पेपर ही सॉल्व किए थे और वो वीडियो थोड़ा शॉर्ट कर दिए थे। तो इस वीडियो में पूरा सॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे। उसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व, आधा सॉल्व पेपर सॉल्व किया था, तो अगला पेपर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों में शेयर कर दीजिए। और ये जो सॉल्व पेपर है आपका एग्ज़ाम में आने योग्य है और 2021-20 में पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो इनका आप पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि एक नोटबुक बना लीजिए और उस नोटबुक में ये सारे क्वेश्चन आप लिखते जाइएगा। और ये पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में ये पीडीएफ आपका सॉल्व पेपर पूरा भेजे जाएंगे। सॉल्व पेपर, मॉडल पेपर, जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे। तो उससे भी जुड़ जाइएगा और कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एक सॉल्व पेपर का एक ही वीडियो में पूरा सॉल्व पेपर करा दी जाए कि एक सॉल्व पेपर 2 वीडियो में कराया जाए। और नोटबुक ज़रूर बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और कमेंट करके ये भी बताइएगा आप हमारा वीडियो किस ज़िले से और कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप नोटबुक में इनको नोट करते जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों में शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। तो चलिए, हमारा टॉपिक यहाँ से था जो कि पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था आधा सॉल्व पेपर, और इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे पूरा। पहला आपका क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर 3 है, कब्बा है। तो इसका पहले तो हम आ देख लेते हैं, इसके बाद बा देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न तीसरे का आ है। इसमें बताया गया है कि किन्हीं 2 भागों का उत्तर देना है। आपके एग्ज़ाम में आएगा 3-4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 2 भागों का उत्तर देना होगा। आपके क्वेश्चन में पेपर में खुद ही आएगा कितने भाग और कितने भाग को उत्तर देना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि भूकंप रोधी निर्माण के अभिकल्पन में किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो जो आपके भूकंप रोधी होते हैं, रोकने के लिए भूकंप को, और उसका निर्माण करते समय आपके अभिकल्पन में किन किन बिंदुओं को ध्यान देना चाहिए कि भूकंप को रोका जा सके। तो भूकंप प्रतिरोधी अभिकल्पन के लिए निम्न बिंदुओं को चित्र के अनुसार विचार किया जा सकता है, जैसा कि आपको नीचे चित्र अभी दिखाया गया है और इसके बारे में अभी बताएंगे। तो पहले डेफिनेशन है और उसको ध्यान में रख लेते हैं कि किन किन बिंदुओं को ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आपका हल्के यानी भूकंप में बहुधा आते हैं, भूकंप जो बहुधा आते हैं यानी बहुत भूकंप आते हैं के भवन के लिए मुख्य अवयव जो ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल एवं क्षैतिज हॉरिजॉन्टल बल वहन करते हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। यद्यपि भवन के दूसरे अवयव में ठीक हो सकने वाले नुकसान हो सकता है। इसके बाद माध्यम श्रेणी यानी मॉडरेट के भूकंप में मुख्य अवयवों में ठीक हो सकने वाला नुकसान हो सकता है, किंतु दूसरे अवयव में क्षति इतनी हो सकती है कि उनको बदला जा सकता है। तीसरा, तीव्र गति यानी स्ट्रोंग के भूकंप जितनी 100 वर्षों में एक बार आने की आवृत्ति हो में मुख्य अवयव की गंभीर क्षति जिसकी मरम्मत न हो सकती है, किंतु भवन गिरेगा नहीं। ये आपके भवन बनाए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं कि ये आपका मिनर शेकिंग है, जिसमें आपके यहाँ पर भवन बनाए गए हैं। पहले तो आपकी
दीवार खड़ी कर दी गई है। इसके नीचे आपका फाउंडेशन है और ये आपका अर्थक्वेक आ रहा है, जो कि आपको ये यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये तो अर्थक्वेक कैसे आएगा आपका? अर्थक्वेक कुछ आपका इस तरह आएगा, यानी धरती से निकलेगा धीरे 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 आपका एक बड़ा रूप ले लेगा और बड़ा रूप लेने के बाद आपका विनाश कर देगा, जो कि आपका अगर भूकंप सहने योग्य नहीं है। तो इसके बाद देखिए यहाँ फाउंडेशन बनाया गया। फाउंडेशन को नीचे से मजबूत किया गया है। इसके बाद आपके ये जो भूकंप है, इसमें आपको ऊपर बताया भी गया था कि जो आपके ये जब आप मकान उठाते हैं, मकान को उठाते समय आपके जो ईंट होती है, ईंट को अच्छे से आपको लगाना चाहिए और उसमें मसाला भी लगाना चाहिए, ताकि भूकंप आते समय ये मकान टिका रहे। और इसमें देखिए 2 खिड़कियाँ लगाई गई हैं यहाँ पर नीचे और 2 खिड़कियाँ ऊपर लगाई गई हैं। इसके बाद आपका एक दूसरा मकान है, जो कि आपको मॉडरेट शेकिंग है कहते हैं इसको। ये आपको देखने को मिल रहा होगा। तो मॉडरेट शेकिंग कहते हैं। इसमें आपका भूकंप कैसे आता है? इसमें देखिए ये आपका भूकंप आया हुआ है यहाँ से, ये यहाँ से आएगा कुछ इस तरह धीरे 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 पहले आपका उठेगा, धीरे 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 उठने के बाद फिर तेज़ी से फिर धीरे धीरे आएगा। और ये आपका जो फाउंडेशन होगा, ये फाउंडेशन में आपके ये भूकंप आएगा और ये भूकंप आपका ये फाउंडेशन में आके टकरा जाएगा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये आपका जो फाउंडेशन होगा, ये सहने योग्य होना चाहिए भूकंप के। और ये देखिए आप यहाँ पर खिड़कियाँ देख पा रहे होंगे, ये खिड़कियों को किस तरह से कसा गया है चारों तरफ से, ताकि ये खिड़कियाँ टूट ना सकें। और दरवाजे भी आप इनको कर सकते हैं, ये दरवाजे घर में लगा सकते हैं। ये दरवाज़ों को चारों तरफ से कसा गया है ताकि दरवाजे ना गिरे और दीवार से टिके रहें। इसके बाद आता है आपका स्ट्रॉन्ग शेकिंग, यानी मजबूती के साथ ये देख सकते हैं आप मजबूती के साथ कितनी मजबूती से इस घर को आपके कसा गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपको नज़र आएंगे चारों तरफ कील, और ये सरियाँ हैं जो आपकी भूकंप के समय इनको दरवाज़ों को मजबूत बनाए रख सकें और दीवारें गिरे नहीं। इसके लिए देख सकते हैं कितनी दूर से यहाँ कितनी तेज़ी से भूकंप यहाँ से उठा, धीरे 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 उठते हुए और फिर तेज़ी के साथ उठा, फिर धीरे हो गया, फिर तेज़ी, और यहाँ पर आते 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 आपके फाउंडेशन में कितना ज़्यादा आ गए। लेकिन आपका ये फाउंडेशन मजबूत होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग शेकिंग की वजह से आपका ये घर नहीं गिर सकता। इसलिए फाउंडेशन आपका मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए शेकिंग, जिससे आपका घर न गिर सके और भूकंप के समय संभल सके। फिर इसके समय इस प्रकार हल्के भूकंपों के भवनों का उपयोग पूर्णतः होता रहेगा, किंतु मरम्मत पर थोड़ा सा धन खर्च करना पड़ सकता है। आपका भूकंप आने के समय अगर आपका जब आपका भूकंप आता है तो आपका मकान थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत मरम्मत के लिए धन भी खर्च हो सकता है। लेकिन अगर आपका घर मजबूत रहेगा, मकान मजबूत रहेगा फाउंडेशन से, तो भूकंप आता है नीचे से ही, इस वजह से आपका मकान थोड़ा लेट गिरेगा, यानी गिर भी नहीं सकता, बच सकता है। मध्यम श्रेणी के भूकंप के भवन का उपयोग मनुष्य मरम्मत एवं मुख्य अवयव में पर्याप्त सामर्थ्य देकर किया जा सकता है। तेज गति के भूकंप में पूर्णतः जो तेज़ी से भूकंप आता है उसमें पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाएगा, किंतु उसको सुरक्षित विधि से खाली कराकर जान मान के नुकसान से बचा जा सकता है। अगर आपका
मध्यम गति का भूकंप आता है तो आपका जो क्षतिग्रस्त होगा मकान उसको आप मरम्मत भी करा के सुधरवा सकते हैं। और जो आपका तीव्र गति से आगे यानी तेज़ी के साथ भूकंप आता है तो उसमें से आप जो अपने घर को खाली करा देंगे तो उससे आपको जान मान की हानि नहीं हो सकती और जान मान की हानि से आप बच सकते हैं। इसके लिए इसके अतिरिक्त भवन का उपयोग किस श्रेणी का है यह भी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक आपदा के समय कुछ महत्वपूर्ण भवनों की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए इनका क्रियाशील यानी एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अस्पताल, बिजली घर, अग्निशमन केंद्र, जल आपूर्ति के टैंक इत्यादि। इन भवनों में अभिकल्पन के भूकंप के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि भूकंप के समय ये भवन पूरी तरह सुरक्षित रहें। जैसे कि जिस जगह में आपके ज़्यादा लोग रहते हैं, जैसे कि अस्पताल हो गया, बिजली घर हो गया, अग्निशमन केंद्र हो गया, जल आपूर्ति के टैंक हो गए इत्यादि जगहें सुरक्षा अतिरिक्त प्रदान की जानी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर ज़्यादा जान मान की हानि हो सकता है और ज़्यादा नुकसान हो सकता है भूकंप के समय। फिर अपना आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चिनाई से निर्मित भवनों की ताकत बढ़ाने एवं उन्हें भूकंपरोधी बनाने के लिए क्या आवश्यक सहायक होंगे। तो ये अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आपका चिनाई से निर्मित जो भवन होते हैं को इनको मजबूत एवं भूकंपरोधी बनाने के लिए हमारे जो उपाय हैं वो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निर्माण में अच्छी क्वालिटी के पदार्थ, अच्छी तकनीक और अच्छी कारीगरी अपनाई जानी चाहिए। सीमेंट कार्यों की तराई एवं समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। चिनाई के कोनों व संधि स्थलों पर ठीक चाल सुनिश्चित की जानी चाहिए। चिनाई में अच्छे ग्रेड का सीमेंट मसाला प्रयोग किया जाना चाहिए और सीमेंट कंक्रीट अच्छे ग्रेड की होनी चाहिए तथा उसके सरवाहन यानी कैप्शन का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, अन्यथा उसमें वायुरंध्र रह जाएंगे जिससे कंक्रीट की क्वालिटी बहुत प्रभावित हो जाएगी। इसके बाद 5वां टॉपिक आता है पत्थर। चिनाई में कोनों पर कोर्निया पत्थर व उपर्युक्त स्थानों पर धोर पत्थर अथवा अंतर्गंथन पत्थर प्रयोग किए जाने चाहिए। और अगला चिनाई संरचना में प्लिंथ, लिंटर व छत पर आरसीसी की भूकंप पट्टी आवश्यक डाली जानी चाहिए। इससे भवन में विभिन्न अंग परस्पर बंधे रहेंगे एवं पट्टियों को क्रमशः प्लिंथ पट्टी यानी प्लिंथ बॉन्ड, लिंटर पट्टी यानी लिंटर बॉन्ड व छत पट्टी रूफ बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्तंभों के तान छड़ों को ठीक स्थिति तथा उनके ठीक जगह पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बीम का प्रबलन स्तंभ में जाना चाहिए। स्लैब बीम व स्तंभ में प्रबलन बिछाते समय प्रबलन की मात्रा, उसके ठीक स्थिति व हुकों का पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर इसमें हुक नहीं लगाएंगे तो ये क्षतिग्रस्त हो सकता है। ये सभी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, अन्यथा प्रबलन निष्पक्ष भावी हो सकता है। विगत में आए भूकंपों में स्तंभों की विफलता का कारण तान छड़ों की अपर्याप्तता, उनके अंतराल में अधिकता अथवा उनको ठीक प्रकार से न जकड़ना रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि निर्माण जोड़ों का उचित अंतराल होना चाहिए तथा उनके बीच कोई सख्त पदार्थ या वायु नहीं आनी चाहिए। जोड़ों के बीच सख्त पदार्थ आने पर अंतराल निप्रभावी हो जाता है। नेक्स्ट, छत की ट्रस जो होती है हमारी राफ्टर व टाइल से आदि परस्पर अच्छी प्रकार से बंद होनी चाहिए। अगर छत की ट्रस यानी राइटर अच्छी प्रकार से नहीं बंधी हैं तो भूकंप आने समय ये टूट सकती हैं और क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है समस्त प्रबलन छड़ों के सिरे अच्छी प्रकार जकड़े होने चाहिए ताकि
प्रतिबल आने पर वे खुले नहीं। यदि छड़ों में ओवरलैप देना हो तो वह अधिकतर कर्तन के स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भूकंप से आरसीसी निर्माण को किन किन क्षतियों की संभावना है। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रबलित कंक्रीट के भवनों के ढहने अथवा क्षतियों की निम्न प्रकार की हानियाँ होती हैं, जैसे कि छतों का आधार से खिसकना। ये छत किस प्रकार से खिसक जाते हैं? सीडिंग ऑफ रूफ फ्रॉम सपोर्ट्स। बीम साधारणतः दीवारों या स्तंभों पर टिकी होती हैं, वहां पर खिसकने की प्रत्यय निश्चित हो जाती है। यदि भूकंप की तीव्रता घर्षण प्रतिरोध से ज़्यादा हो, कुछ स्थितियों में यह आधार से खिसक अलग हो जाती हैं। विशेषता उस स्थिति में जब धारण लंबाई यानी बेरिंग लेंथ कम होती है। नेक्स्ट आता है भराव की दीवारों का गिरना यानी फीलिंग ऑफ इनफिल वॉल। कॉलम एवं बीम के बीच की जगह को चिनाई की दीवार से भर दिया जाता है। जो हमारी कॉलम और बीम होती है उनके जो बीच की जगह होती है उनको चिनाई की दीवार से भर देते हैं। इस बीच की दीवार को भराव की दीवार यानी इनफिल वॉल्स कहते हैं। ये दीवारें बीम एवं कॉलम से संबंध नहीं होती हैं। जब कॉलम एवं भूकंपीय क्षैतिज बल फर्श के तल पर लगता है, इस कारण क्षैतिज दिशा में गति होती है, लेकिन चिनाई की दीवार इसका अवरोध करती है। चूँकि ईंट चिनाई भंगुर होती है, जिसके कारण उसमें दरारें उत्पन्न होती हैं अथवा दीवार पलट जाती हैं। इसके बाद आता है स्तंभ के सिरों का टूटना और जोड़ का कमजोर जैसा व्यवहार। इसको कहते हैं क्रशिंग कॉलम एंड इन वर्चुअल हैंगिंग। तो भूकंप के समय देख लेते हैं इसको। भूकंप के समय हिलने के स्तंभ के किनारे इंच का विकेंद्रीय संपीड़न प्रतिबलों के कारण कंक्रीट कप टूट जाती है और इसकी बाहरी सतहें टुकड़े टुकड़े होकर अलग हो जाती हैं, जिसके कारण स्तंभ का ऊपर का क्षेत्र कम हो जाता है और स्तंभ के सिरे कील की तरह व्यवहार करने लगता है और भवन का ढांचा धाराशायी हो जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट लघु स्तंभ प्रभाव यानी शॉर्ट कॉलम इफेक्ट। जब भराव दीवारों में बड़े बड़े खुले हिस्से यानी ओपनिंग्स होते हैं और ये दीवारें कॉलम से जुड़ी रहती हैं, तो स्तंभों का उक्त भाग भूकंपीय बलों के कारण मुड़ता है। इसके कारण उक्त स्तंभ जो अपनी वास्तविक ऊंचाई से कम हो जाता है। इस प्रकार के स्तंभ अन्य स्तंभों की तुलना में ज़्यादा दृढ़ यानी स्टिफ्स हो जाते हैं, जिसके कारण इन पर अधिक अपरूपण बल लगता है। परिणाम स्वरूप तिरछा तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण स्तंभ विफल हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है स्तंभों में तिरछी दीवारें यानी डियगोनल क्रैकिंग इन कॉलम्स। भूमितल के तीव्र कंपन के कारण स्तंभ में अधिक मात्रा में अपरूपण बल उत्पन्न हो जाते हैं। यदि इसी समय भवन में मरोड़ आ जाए तो स्तंभों में घुमावदार दरारें आ जाती हैं, जिसके कारण इनकी भार वहन करने की क्षमता में अत्यधिक कमी आ जाती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है स्तंभ एवं बीम के जोड़ पर तिरछी दरारें। डायगोनल क्रैकिंग ऑफ कॉलम्स बीम ज्वाइन। आरसीसी फ्रेम संरचना में कॉलम एवं बीम जहां पर मिलते हैं उसको कॉलम बीम जोड़ यानी कॉलम बीम जंक्शन कहते हैं। चूँकि प्रयुक्त सामग्री को सामर्थ्य की एक सीमा होती है, इसलिए जोड़ की भार वहन करने की एक सामर्थ्य होती है। भूकंप के समय उपर्युक्त सामर्थ्य से
अधिक बल लगता है, जोड़ों को गंभीर क्षति पहुँचती है और उनकी मरम्मत भी आसान नहीं होती है। इसलिए आरसीसी फ्रेम की संरचना में बीम कॉलम जोड़ का समुचित अभिकल्पन किया जाना चाहिए। भूकंप के समय जोड़ के समीप बीम में दक्षिणावर्त अथवा वामावर्त अघूर लगता है। इस अघूर के कारण ऊपर की स्टील बार एक दिशा में खींचती हैं और नीचे की स्टील बार दूसरी विपरीत दिशा में खींचती है। ये बल बंधन प्रतिबल बॉन्ड स्ट्रेस के कारण संतुलन में आते हैं। यदि कंक्रीट की सामर्थ्य कम है और कंक्रीट एवं स्टील बार के बीच पकड़ मजबूत नहीं है तो स्टील बार बीम के अंदर स्लिप कर जाती हैं, जिससे बीम सामर्थ्य समाप्त हो जाते हैं। जब आपके कंक्रीट एवं स्टील बार इनके बीच में पकड़ मजबूत नहीं होती है तो आपकी जो स्टील बार बीम होती है वो अंदर की ओर स्लिप कर जाएगी और आपका जो बीम सामर्थ्य है वो आपकी सामर्थ्य समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रबलित सरिया का खींचकर बाहर आ जाना। पुलिंग ऑफ रेनफोर्सिंग बार्स, जिन स्थानों पर कॉलम में मुख्य बार एक दूसरे पर पर्याप्त लंबाई एडिक्यूट ओवरलैपिंग नहीं की जाती, वहां पर तनाव के कारण स्टील की बार खींचकर बाहर आ जाती है जब प्रतिबलों में दिशा परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हेडिंग है गैम्बल ढांचे का धाराशायी होना। कोलैप्स ऑफ गेबल्स फ्रेम, कंक्रीट के गैबल ढांचे स्कूल सभा कक्ष कर्मशाला इत्यादि स्थानों पर बनाए जाते हैं। इनमें बनी दरारों के जोड़ खुलने पर इनकी संरचना से अलग भागने की प्रवृत्ति होती है। यदि पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध नहीं अपनाए गए तो संरचना धाराशायी हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है नींव का धंसना एवं झुक जाना। शेकिंग एवं टाइल्टिंग ऑफ फाउंडेशन, भूकंप के समय कमजोर एवं ढीली मृदा के स्तंभों की नींव धंस जाती हैं, जिसके कारण संरचना धंस जाती है अथवा झुक जाती है, जिसके कारण गंभीर क्षति होती है अथवा संरचना धाराशायी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौथा कि निम्न में से किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए। इनमें आपका 3 भाग आएंगे आ बा सा, जिसमें आपको 2 भागों के उत्तर देना है। जो आपको आते हैं उन्हीं भागों के आप उत्तर दीजिएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि पश्च दृढ़ीकरण के क्या सिद्धांत हैं, तो देख लेते हैं इसको। सबसे पहले उत्तर रेक्टोफिटिंग के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेक्टोफिटिंग। रेक्टोफिटिंग की मुख्य सिद्धांत निम्न है। नंबर 1, कि भवनों की रेक्टोफिटिंग का कार्य क्या होता है। भवनों की रेक्टोफिटिंग का कार्य क्षेत्र के भूकंप नेता भवन का महत्व व संभावित क्षति के परिणाम के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित करते हुए किया जाना चाहिए। दूसरा नंबर, निरीक्षण एवं विश्लेषण द्वारा भवन की संरचनात्मक कमियां चिन्हित की जानी चाहिए तथा इन कमियों को निराकरण की योजना बनाई जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि क्या भवन के स्वयं के भार में कमी की जा सकती है, इस पर विचार भी किया जाना चाहिए। और भारी भारों में को ऊपरी मंजिल से हटाकर निचली मंजिल अथवा भूमि तल पर स्थानांतरित करने की संभावना पर भी विचार किया जाना चाहिए। चौथा टॉपिक आता है रेक्टोफिटिंग कार्य में कुशल निरीक्षण एवं परिवीक्षण पर जोर देना चाहिए, विशेषकर पुराने एवं नए अवयवों के संधि स्थलों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आरसीसी भवनों का पश्च दृढ़ीकरण किस प्रकार संभव है, तो देख लेते हैं। आरसीसी भवनों की रेक्टोफिटिंग योजना निम्न सिद्धांतों के आधार पर बनाई जा सकती है। नंबर 1, भार पथ को पूर्ण करना, लोड पाथ को पूर्ण करना। नंबर 2, स्वरूप विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन विषमताओं को दूर करना। नंबर 3, भवन के भूकंप बलों के विरुद्ध
दृढ़ीकरण करना, इसके अंतर्गत कमजोर अवयव व सुदृढ़ीकरण तन्यता में सुधार कर विकृति क्षमता बढ़ाने आदि के उपाय किए जाते हैं। भूकंपों बलों का हटाना नंबर 4, इसके अंतर्गत निम्न 3 उपाय अपनाए जाते हैं जिनमें आवश्यकता अनुसार कोई एक अथवा एक से अधिक उपाय अपनाए जा सकते हैं। अगर स्टूडेंट आप लोगों को पीडीएफ थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो तो आप टेंशन ना लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखते चलिएगा नोटबुक पर, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगा। तो आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको डेली लिख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। इसका नंबर फर्स्ट है कि भवन का भार को घटाना, आधार पृथक्करण और ऊर्जा विश्लेषण उपाय अपनाकर तो भार पथ को पूर्ण करना यानी कंप्लीटेड ऑफ लोड पथ। एक भवन में सामान्य भूकंप पथ निम्न है। भूकंप में उत्पन्न समस्त जड़त्व बल सर्वप्रथम सबसे शीर्ष के फर्श में के डायफ्राम पर स्थानांतरित होता है। डायफ्राम इस बल को ऊर्ध्वाधर फ्रेमिंग व्यवस्था पर स्थानांतरित करते हैं। ऊर्ध्वाधर फ्रेमिंग व्यवस्था के बीम, स्तंभ व कर्तन दीवारें इस बल को सुरक्षापूर्वक नींव मृदा पर स्थानांतरित कर देती है। यदि भार पथ में कहीं अनिरंतरता है तो भवन भूकंप भार को नींव मृदा पर स्थानांतरित नहीं कर पाता और इस कारण से भूकंप के कारण आने वाले पार्श्विक बल को वहन करने में असमर्थ रहता है और फलस्वरूप क्षतिग्रस्त हो जाता है। कई बार भवन अधिनियमों की कमियों का लाभ उठाने तथा वास्तुकार द्वारा नए लुभावने एलिवेशन देने हेतु प्लावमान कर्तन दीवारें बना ली जाती हैं, जिनसे ऊपरी तलों पर फर्श क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जबकि भूमि पर फर्श क्षेत्रफल अधिनियमों के अधीन ही रहता है। ऐसे कॉलम पर कर्तन दीवारें जो थीम तल के आरंभ नहीं होते हैं प्लावन स्तंभ व प्लावन कर्तन दीवारें कहलाते हैं। इस स्थिति में प्रथम तल के धरनों पर भूकंप बल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि प्लावमान स्तंभों व कर्तन दीवारों पर लगने वाला बल भी अन्य स्तंभों व दीवारों के माध्यम में इन धरनों पर स्थानांतरित हो जाता है। फलस्वरूप धरनों की विफलताओं की संभावना बढ़ जाती है। उपर्युक्त स्थिति में बचने के लिए प्लावमान स्तंभ व प्लावमान कर्तन दीवार को नीचे भूमि तल से ही पूरा करके भार पथ को पूर्ण कर देना चाहिए। प्लावमान स्तंभ की स्थिति में इसके नीचे से एक नया स्तंभ उठाया जाता है। इस स्तंभ को फ्लोटिंग को भवन की नींव से संबंध कर देना चाहिए तथा नए स्तंभ का प्रबलन पुराने स्तंभ के वेल्ड कर देना चाहिए। नए स्तंभ की कंक्रीट में संकुचन क्षति पूर्वक एजेंट मिला देना चाहिए ताकि ये नए व पुराने स्तंभ संधि स्थल पर अलग अलग न हो। इसी प्रकार पूर्व निर्मित कर्तन दीवार के नीचे नया कर्तन दीवार पैनल लगाकर भार पथ को पूरा किया जाता है। पैनल के सिरे संलग्न स्तंभों धरनों स्लैबों के साथ मजबूती से जुड़े होने चाहिए। पुरानी तथा नई कंक्रीट के मध्य अच्छे बॉन्ड विकास पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। भवन की विन्यास विषमताएं दूर करना यानी रिमूवल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इरेगुलरिटीज। विगत भूकंपों में हुई भवनों की क्षति के संबंध में किए गए अध्ययनों का विश्लेषण में पाया गया है कि भूकंप के दौरान भवन का व्यवहार उसमें विन्यास पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अनियमित प्लान व एलिवेशन
वाले भवनों में क्षति का परिमाण नियमित प्लान व एलिवेशन वाले भवनों की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है। कुछ सामान्य अनियमितताएं निम्न हैं। ज्यामितीय विषमताएं यानी जियोमेट्रिक इरेगुलरिटी। दूसरा है मृदु अर्थात कमजोर मंजिल। तीसरा द्रव भार विषमता। चौथा ऊर्ध्वाधर विषमता। तो देख लेते हैं हम पहला ज्यामितीय विषमता यानी जियोमेट्रिकल इरेगुलरिटी। असममित प्लान वाले भवनों में द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास एवं डाटा केंद्र सेंटर ऑफ स्टीफनेस संपत्ति का न होने के कारण भूकंप के समय ऐंठन मरोड़ प्रतिबल आते हैं। मरोड़ के कारण पार्श्विक बल वहन करने वाले भवन के ऊर्ध्वाधर अवयवों पर प्रतिबल में वृद्धि हो जाती है, जिसमें कारण वे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। आयताकार प्लान वाले भवनों में भी भारों, कर्तन दीवारों व जीन की स्थिति में असममिति होने के कारण मरोड़ प्रतिबल आ सकते हैं। अतः भवन प्लान व भार दोनों की दृष्टि से असंतुलित होना चाहिए। यदि भवन प्लान में आयताकार नहीं है तो उसमें उपर्युक्त स्थानों पर झिरी बनाकर कई आयताकार भागों में विभाजित कर सम्मानित बनाया जा सकता है। झिर्री बनाने में भवन कई भागों में बँट जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये चित्र है ज्यामिति का, जो कि आपको दिखाया ज्यामितीय विषमता का। ये एक चित्र दिया गया है जिसमें ये आयताकार बनाए गए हैं। तो इसमें ये डबल आप देख पा रहे होंगे स्टील्स डाली गई हैं। तो ये आपके जो हैं स्लेट हैं और ये आपका शियर वॉल है। ये आपका शियर वॉल जो आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मृदु अर्थात कमजोर मंजिल यानी सॉफ्ट स्टोरी। यदि भवन के किसी मंजिल की पार्श्विक दृढ़ता उसके संलग्न ऊपरी मंजिल की दृढ़ता से 70% से कम तथा संलग्न निचली मंजिल की दृढ़ता से 80% से कम है तो यह मंजिल मृदु मंजिल कहलाती है। इसी प्रकार यदि किसी मंजिल की दृढ़ता उसके संलग्न ऊपरी 3 मंजिलों की औसत दृढ़ता से 70% से कम अथवा संलग्न नीचे की 3 मंजिलों की दृढ़ता से 80% से कम है तो यह मृदु मंजिल कहलाती है। ऐसी मंजिल वाले भवनों में भूकंप बलों का संकेंद्रीकरण इसी मंजिल पर हो जाता है और इस मंजिल के क्षतिग्रस्त होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। बहुमंजिले भवनों में आजकल भूमि मंजिल को वाहनों की पार्किंग के लिए प्रयोग करने की दृष्टि से इस मंजिल को खुला ही रहते हैं, अर्थात इसमें भराव दीवारें नहीं बनाई जाती, जिसके कारण इस मंजिल की दृढ़ता ऊपरी मंजिल की अपेक्षा 50% अथवा इससे भी कम हो जाती है, अर्थात यह मृदु मंजिल बन जाती है। भुज के भूकंप में ऐसे भवन जिसमें भूमि मंजिल को वाहनों की पार्किंग के लिए खुला रखा गया है ध्वस्त हो गए। नेक्स्ट हेडिंग आती है द्रव्यमान भार विषमता यानी मास इरेगुलरिटी। भवन की सब मंजिलों का पर भार का वितरण यथासंभव समान होना चाहिए। यदि किसी मंजिल का भार उसके संलग्न मंजिल से 1.5 गुना तथा उससे अधिक है तो यह भार द्रव्यमान विषमता कहलाती है। इस स्थिति में मंजिल पर आने वाले भार की संकीर्णता बहुत बढ़ जाती है तथा उसकी गतिक प्रतिक्रिया प्रभावित होने के कारण उसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति में बलों की गणना के लिए भवन का गतिक विश्लेषण करना चाहिए और उसके आधार पर भार को कम कर देना चाहिए। बहुमंजिले भवन में
सबसे ऊपरी मंजिल पर पानी के बड़े संग्राहक टैंक बनाए जाते हैं जो भूकंप की दृष्टि से ठीक नहीं है। किसी भी स्थिति में पानी के बड़े संग्राहक टैंक का भार मंजिल के स्वयं भार से 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। जो आपकी मंजिल होती है और मंजिल के ऊपर पानी के टैंक बना दिए जाते हैं, उसका भार आपका मंजिल के भार से 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर अधिक होता है तो भूकंप के समय आपकी मंजिल गिर सकती है और इसमें क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। तो ये आपका एक प्लान दिखाया गया है जिसमें से आपका ये शियर वॉल है जो आप ये देख सकते हैं। ये भी आपके शियर वॉल और ये आपकी एक मंजिल है और ये आपका फाउंडेशन है यानी जीएल ग्राउंड लेवल है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी ऊर्ध्वाधर विषमता यानी वर्टिकल इरेगुलरिटी। चित्र में पार्श्विक भार का प्रतिरोध करने वाले ऊर्ध्वाधर अवयवों के तल से बाहर जो आप ये चित्र देख पा रहे हैं, ये चित्र जो कि मैंने आपको अभी दिखाया, देख लीजिए अच्छे से। ये आपकी एक मंजिल है और ये आपके शियर वॉल हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपके शियर वॉल हैं ये, और ये आपकी एक मंजिल है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि चित्र में पार्श्विक भार का प्रतिरोध करने वाले ऊर्ध्वाधर अवयवों की तल से बाहर आउट ऑफ प्लेन विषमता दर्शाई गई है। निचली मंजिल की कर्तन दीवार व ऊपरी मंजिल की कर्तन दीवार भिन्न समतल में है। इस स्थिति में भूकंप के दौरान कर्तन दीवार उलट जाने पर कर्तन दीवार के नीचे स्तंभ में अत्यधिक बल उपजते हैं। इसी प्रकार फर्श के डायाफ्राम के माध्यम से बाह्य कर्तन दीवार का पार्श्विक कर्तन बल आंतरिक कर्तन दीवारों पर आने के कारण वे भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और वह भी स्तंभ पर आ जाता है, जिससे स्तंभ के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कि भूवैज्ञानिक आपदाओं पर उल्लेख करें। क्या होते हैं भूवैज्ञानिक आपदा? भारत में आपदा संभावित क्षेत्र 65% से पहला है 65% से अधिक भू क्षेत्र भूकंप की संभावना वाला क्षेत्र है। जो हमारा 65% से अधिक क्षेत्र भारत में वो भूकंप की संभावना वाला क्षेत्र है। दूसरा 12% क्षेत्र बाढ़ की संभावना वाला क्षेत्र है और जो हमारा 70% क्षेत्र है वो सूखे की आशंका वाला क्षेत्र है और हमारा 80% क्षेत्र है वो चक्रवात की आशंका वाला क्षेत्र है। चक्रवात यानी साइक्लोन की आशंका वाला क्षेत्र है। इसके बाद देख लेते हैं ये हेडिंग कि प्राकृतिक आपदाओं के अलावा बहुत सी मानव जनित आपदाओं जैसे आतंकवादियों द्वारा बम विस्फोट, रेलगाड़ी अथवा भवन को उड़ाना हो सकती हैं। परमाणु अस्त्रों का उपयोग सबसे खतरनाक मानव जनित आपदा है। जापान के हिरोशिमा व नागासाकी में 1945 में परमाणु बम गिराया गया था। परमाणु अस्त्रों के प्रयोग से अत्यधिक ऊष्मा, अग्नि और रेडियोधर्मी तत्व उत्पन्न होने से भयंकर विनाश होता है। भारतवर्ष में दिसंबर 1984 में भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव से कई हजार लोग मारे गए तथा जो हमारा यहाँ भोपाल में भारतवर्ष के दिसंबर 1984 में भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से गैस का रिसाव हुआ था। इसमें से कई हजार लोग मर गए थे तथा
लाखों लोग विभिन्न बीमारियों के शिकार भी हो गए थे। यह विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना थी। जो आपका ये था भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस का रिसाव हुआ था। ये विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना थी। तो ये आपके इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये आप यहाँ ये इसमें टिक मार्क कर लीजिएगा। जो आपको हम PDF देंगे लिख लीजिएगा उसमें। यह भी मानवीय कारणों के उत्पन्न हुई, अतः मानव जाति आपदा भी। सितंबर 2001 में आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हवाई हमला किया, जिससे बड़े पैमाने में जान माल की हानि हुई। कई लोग इसमें मर गए। कई स्थानों पर धार्मिक भावनाओं के भड़कने पर बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हो जाती है। आज विश्व में धार्मिक आतंकवाद के कारण भी बड़ी बड़ी आपदा हो जाती हैं। दिल्ली, मुंबई, जयपुर व अन्य शहरों में कई बार सिलियर्ड ब्लास्ट हो चुके हैं। चेचक, पीलिया आदि जैसे भयंकर रोगों के जीवाणुओं की आजकल शत्रु देश पर छोड़कर हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे जैविक आपदा उत्पन्न हो सकती है। किसी क्षेत्र विशेष के पानी के जीवाणुओं के दूषित किया जा सकता है। अमेरिका के लोगों को मारने के लिए आतंकवादियों द्वारा 2002 में एथलेक्स का प्रयोग किया गया था, जिसमें जैविक हथियार कहते हैं। घातक रसायनों के दुरुपयोग करके उन्हें बिखेर देने से भी मानव जनित आपदाएं उत्पन्न हो जाती हैं। बड़े अग्निकांड, रेल दुर्घटना, वायुयान का टकरा जाना आदि भी मानव जनित आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को भी कम अथवा बहुत कम किया जा सकता है। भवन व अन्य संरचना के निर्माण में भूकंप रोधी उपायों को अपनाकर भूकंप की विनाश लीला को कम किया जा सकता है। देश में सिंचाई के साधनों में विचार करके, उनसे बचने के उपाय करके व समाज को मानसिक तौर पर इनसे निपटने के लिए तैयार करके बहुत सी आपदाओं को समाप्त करके उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में गरीबी व अशिक्षा के कारण आपदाओं से बचने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए जाते, जिसके कारण हमें विभिन्न प्रकार की आपदाओं को झेलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां का निम्न में से किन्हीं दो भागों को उत्तर दीजिए। पहला है किन्हीं 5 बड़ी प्राकृतिक आपदाओं को उनके कारण सहित उल्लेख कीजिए। तो देख लेते हैं। पहला है बाढ़, फ्लूड। बाढ़ हाल की प्राकृतिक की देन है, परंतु वर्षा जल के निकलने के प्राकृतिक सर्दियों पुराने रास्तों का अंधाधुंध अवरोध करके, सड़कें, नहरें, बस्तियां खड़ी करके मनुष्य ने एक प्रकार से बाढ़ों को बढ़ावा दिया है और उन्हें वर्तमान विनाशकारी रूप धारण करने के लिए प्रेरित किया है। बाढ़ों के मुख्यतः निम्न कारण हैं। पहला, क्षेत्र में लगातार भारी वर्षा। दूसरा, नदी नालों के तले पर सिल्ट एकत्रित हो जाना से उनके जल गहराई घट जाना। तीसरा, नदी के प्रति प्रवाह से किसी बांध, जलाशयों के ध्वस्त होने पर। चौथा, पर्वतों पर अत्यधिक बर्फ पिघलने पर। और 5वां है भूस्खलन के कारण प्राकृतिक जल निकासी में अवरोध। 6वां है वनों की अंधाधुंध कटाई से। इसके बाद आता है दूसरा टॉपिक चक्रवात, साइक्लोन्स। जब चक्रवाती प्रचंड हवाओं की गति 119 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक बढ़ जाती है, इसे चक्रवात कहते हैं। जब जो चक्रवाती प्रचंड हवाओं की गति होती है 119 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक बढ़ जाती है, तब इन्हें क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं, यानी साइक्लोन्स कहते हैं। वायु प्रचलन, ईआर
मोमेंट्स ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रचंड वायु। प्रचंड वायु क्या होती है? जेल। तेज हवा 56 से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति होती है, उन्हें प्रचंड वायु कहते हैं। आंधी, स्टॉर्म। अति तेज हवा जो 72 से 121 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से होती है, उसे आंधी कहते हैं। तूफान, ह्यूरिकेन। महातेज हवा 121 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति होती है, उसे तूफान कहते हैं। और जो चक्रवात होता है, साइक्लोन, ये न्यूनतम निम्न बैरोमीटर दाब स्थल पर वायु के चक्र में तेजी से घूमते हुए सभी ओर से भीतर को घुसना चक्रवात कहलाता है। पृथ्वी की धुरी के झुकाव तथा पृथ्वी के इसमें गिर्द घूमने के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु घड़ी के सुई के उल्टी दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई की दिशा में घूमती है। नेक्स्ट टॉपिक अपना भूस्खलन, फिसलती धरती, स्लीपिंग लैंड। पर्वतीय क्षेत्रों में जब तीखों भू ढालनों से बड़ी मात्रा में चट्टानें, पिंड, पहाड़ी मलबे के छात्र, पेड़, वनस्पति व ढालों पर बने मकान भी नीचे चले जाते हैं। भूकंप, बाढ़ व ज्वालामुखी फूटने पर अथवा लगातार लंबे समय तक वर्षा होते रहने से भी पहाड़ों, ढालों व नदियों, गहरी नदियों के तटों पर भूस्खलन होता रहता है। कच्ची पहाड़ियों और भूस्खलन अधिक होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंप के बाद भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं, क्योंकि भूकंप में ढीली पहाड़ियां अपनी जगह से हिल जाती हैं। भूस्खलनों का कोई समय निर्धारित नहीं होता है, परंतु वर्षा ऋतु में तथा तेज धूप पड़ने पर जब चट्टानें चिटकती हैं, भूस्खलन अधिक होता है। जिन क्षेत्रों में भूस्खलन होते हैं, ये वर्ष भर होते रहते हैं। ऊंचाई से गिरते मलबे में घाटी में बिना पहाड़ी सड़कें व पुल नष्ट हो जाते हैं। ढालों पर बने पहाड़ी मकान नीचे के लुढ़क आते हैं। नदियों में भूस्खलन का मलबा गिरने से अनेक बार इनका प्राकृतिक प्रवाह रुक जाता है और इस कारण प्रति प्रवाह में एकत्रित हुए पानी जब मार्ग की बाधा तोड़कर बह निकलता है, तब अनुप्रवाह क्षेत्रों में भयानक कृत्रिम बाढ़ आती है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है हिमस्खलन, एवालांचेस। ये बड़े बड़े हिमखंड होते हैं जो ग्रीष्म काल में बड़े जोर से कड़ करते टूटते हुए नीचे ढालों पर लुढ़कते हैं अथवा किसी पहाड़ की निकलती पहाड़ी के नीचे फिसल जाते हैं और मार्ग में पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु की चपेट में लेते हुए इसे को क्षतिग्रस्त व चूर चूर कर देते हैं। पहाड़ी की ढाल जितनी तीखी होती हैं, इनकी लुढ़कने की गति भी गुरुत्व बल के कारण उतनी ही अधिक हो जाती हैं। कभी कभी तो इनके गिरने की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। जब बर्फीली पहाड़ी की ढाल 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होती है, उस क्षेत्र में हिमस्खलन की घटनाएं अधिक होती है। हिमस्खलन की अवधि 1 से 2 मिनट तक ही रहती है, अतः इसका व्यवहार जानने में दिक्कत आती है। ऊंचे बर्फीली पहाड़ों की चोटियों पर जब हिम का ढेर लग जाता है, यह अपना संतुलन खो देता है और अपने भार के कारण ही नीचे ढाल पर लुढ़क जाता है और नीचे घाटी या नदी पर जा पड़ता है। हिमस्खलन में पहाड़ी सड़कें बर्फ से पट जाती हैं, सड़कों की सतह व मुंडेरें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और नदियाँ झीलों में गिरने से उनमें आकस्मिक बाढ़ आ जाती है। गर्म मौसम और तेज हवाएं हिमस्खलन को बढ़ा देती हैं। हिमस्खलन ढीली बर्फ वाले ठोस स्लैब प्रकार के हिम, सूखी हिम वाले हिम व जल मिश्रण वाले कई प्रकार के हो सकते हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ मार्गों पर और जम्मू कश्मीर,
राष्ट्रीय की ऊंची लंबाइयों पर हिमपात व हिमस्खलन होता है। इसके बाद आता है सुनामी, जिसको कहते हैं त्सुनामी। सुनामी एक जापानी शब्द है। त्सुनामी उच्चारण सुनामी, जिसका मूल शब्द है बंदरगाह की लंबी लहर। ट्रस अर्थात हर बार, नामी अर्थात लॉन्ग वेव। अतः बंदरगाह उठने वाली लंबी ऊंची लहर को सुनामी कहते हैं। बंदरगाह में उठने वाली लंबी ऊंची लहर को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। गहरे खुले समुद्र में प्रायः सुनामी का मान नहीं होता, क्योंकि ये 30 से 40 सेंटीमीटर से अधिक ऊंची नहीं उठती। अतः जलपोतों अथवा वायुयानों को इनके मौजूद होने का पता नहीं चल पाता, परंतु इनकी गति 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जबकि समांतर तरंगें अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति रखती हैं। जब सुनामी तटों के निकट उथले पानी में आती हैं, इनकी तरंग लंबाई तो घट जाती है, परंतु तरंग की ऊंचाई बढ़ जाती है और ये अत्यधिक ऊर्जा के साथ तट से टकराती हैं और क्षेत्र में तबाही मचा देती हैं। ऐसे में इनके सामने जो भी हल अचल बाधा आती है, वह धराशायी होकर अथवा अस्तित्व खो देती है। तट से टकराने समय यद्यपि सुनामी की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है, परंतु इसकी ऊंचाई सुनामी ऐसे उछाल देती है जैसे कोई बच्चा गेंद को ऊपर फेंकता है। सुनामी में सबसे अधिक नुकसान समुद्री तटों व बंदरगाहों में होता है। मछुआरों की नौकाएं व जाल समुद्री लहरों में बह जाते हैं। तटों पर बने उनके झोपड़े घर नष्ट हो जाते हैं। बंदरगाहों में लंगर डाले गए जहाजें पानी में डूब जाते हैं। जहाज़ों के मल्लाह मर जाते हैं। मीलों तक समुद्री तटों पर अपरदन होता है। तट क्षेत्रों में बनी सड़कें पुल नष्ट हो जाते हैं और संचार लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। लौटता समुद्र पानी तटों पर कचरा व मलबा छोड़ जाता है, जिसमें समुद्र तट क्षेत्रों का वातावरण दूषित हो जाता है और लोगों को परेशानी होती है। पर्यटक लोग ऐसे क्षेत्रों से दूर रहते हैं। सुनामी से उजड़े उखड़े लोगों को पुनः बसाने और रोजगार उपलब्ध कराने पर सरकार को बहुत अधिक वित्तीय बोझ उठाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति की क्या आवश्यकता है? हमारा देश विभिन्न प्रकार की आपदाओं की संभावना वाला देश है। आपदाओं से बड़े पैमाने पर जान मान की हानि हो सकती है। इस जान मान की हानि को रोकने अथवा कम करने के लिए यह आवश्यक है कि आपदा से योजनाबद्ध तरीके से निपटा जाए। आपदा से योजनाबद्ध तरीके से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि इसके पीछे एक ठोस आपदा प्रबंधन नीति अपनाई जाए। और क्योंकि आपदा एक राष्ट्रीय समस्या है, अतः इसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति अपनाई गई है, जिसमें केंद्र सरकार के साथ साथ और राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, स्थानीय प्रशासन, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, राष्ट्रीय सेवा योजना (NNS) के कार्यकर्ता, नेहरू युवा संगठन के कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठनों NGO सभी का सहयोग लिया जाता गया है, ताकि आपदा के समय तुरंत फुरत कार्रवाई करके प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई जाए और उनके दुख दर्दों को यथासंभव कम किया जा सके। राष्ट्रीय आपदा यानी डिसास्टर मैनेजमेंट को कैसे हम बना सकते हैं? सबसे पहले हमारा होगा राष्ट्रीय, जो कि नामित मंत्रालय यानी नोडल एडमिनिस्ट्रेट करेगा। फिर राज्य, जो कि पूर्ण स्थापना विभाग, प्रबंधन, आपदा प्रबंधन विभाग। जनपद, जो कि होगा डिस्ट्रिक्ट, जो कि जिला अधिकारी का कार्यालय होगा। खंड, ब्लॉक, पंचायत समिति का कार्यालय। ग्राम, विलेज, ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति।
चूँकि भारत एक विशाल देश है, अतः एक कुशल आपदा प्रबंधन देश एक अच्छी योजना की आवश्यकता होती है, जिसको उपरोक्त विधि से सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सकता है। राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करते समय केंद्र सरकार निम्न 3 बिंदुओं को कार्य करती है। नंबर 1 आपदा का स्वरूप, दूसरा राहत कार्यों का आकलन, तीसरा राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित वित्तीय योजना के संदर्भ में आवश्यक विश्लेषण। भारत सरकार के गृह मंत्रालय को आपदा प्रबंधन एवं उससे निपटने के संदर्भ में नोडल मंत्रालय का रूप दिया गया है। यह मंत्रालय राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने एवं आवश्यक नीतियों को बनाने तथा भविष्य में अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर भी कार्य करेगा। इस मंत्रालय को विभिन्न सूखे से उत्पन्न विपदा में अलग रखा गया है, क्योंकि इस कार्य को कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ और हम अगला जो कि सॉल्व पेपर लेकर आएंगे अगले लेक्चर में। तो अगर आप अगला सॉल्व पेपर देखना चाहते हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए आपके क्वेश्चन हैं, तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा और आप ज़रूर बताइएगा आप हमारा वीडियो किस ज़िले से और कहाँ से देख रहे हैं, और आपको वीडियो पसंद आए कि नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द ला सकें। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी चालू कर लीजिए, जिससे हम जैसे ही कोई वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएगा और आप देख पाएंगे। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि कभी कभी कोई वीडियो हम नहीं बना पाते तो उसका PDF और जानकारी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंटों को, अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।